हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो इट्स ऑफिशियली द मैच डे ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 14th ऑफ सितंबर और दुबई का वो पिच जहां पर यह मैच खेला जाना है। टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास रहेगी, शाम को हो सकता है ड्यू हो। ये सारी कुछ न्यूज है। इंडिया के हवाले से कुछ इंजरी कंसर्न आ रही है। शुभमन गिल को नेट पे प्रैक्टिस करते वक्त चोट लगी है, बट उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस सेशन रिज्यूम किया है। लेकिन वो इंजरी कितनी बड़ी है क्या नहीं है, ये अब साइड करेंगे और मैच के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, मैच के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, इंडिया को अगर आपको पकड़ना है या इंडिया को अगर आपको रोकना है ना, तो आपको ऐसा नहीं होने वाला कि आप बैटिंग में रोक लिए और बॉलिंग को छोड़ दिए। आपको दोनों साइड से रोकना होगा। इंडिया को अगर आप फर्स्ट बैटिंग करवाते हो, जो कि इस पिच पे बोला जा रहा है कि टॉस जीत करके आप बॉलिंग करो और सेकंड बैटिंग करो क्योंकि ड्यू का चांसेस हैं, तो इंडिया को यहां पर आपको सबसे पहले जो पाकिस्तान के मद्देनजर से अगर बात करें तो सबसे पहले उसको यह करना होगा कि इंडिया को बैटिंग पे लाएं और बैटिंग पे लाने के बाद उनको 2 से 3 विकेट निकालें पावर प्ले में, और पावर प्ले में 40-50 रन से ज्यादा ना दे, तब जाकर के मैच थोड़ा सा आपके फेवर में आएगा और कहीं ना कहीं आप इंडिया को 150-160 तक रोक पाओगे। तब वो पाकिस्तान के हित में वो मैच बैलेंस बनेगा। बट क्या ये करना आसान होगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि ये टीम एक या 2 प्लेयर पर डिपेंडेंट वाली टीम नहीं है। इसमें सारे के सारे जो 8 बैट्समैन है ना, अगर वो खड़े रह गए तो डेफिनेटली वो 190-200 तक जाएंगे, और ऊपर से अगर सही शुरुआत मिल गई तो वो 200 प्लस 240 के आसपास की सोच भी रख सकते हैं। तो यहां पर शुभमन गिल वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी का जो इंटरेक्शन है, जो या फिर टकराव होगा या फिर जो कंपटीशन होगा, वो देखने लायक होगा, क्योंकि शुभमन गिल अंडर 19 से शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई और हिटिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यू होगा। हमें यह देखना है कि किस तरीके से शुभमन गिल अप्रोच करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, या फिर वो मैच करते हैं अभिषेक शर्मा के टेम्पो को, क्योंकि उन पे भी दबाव होगा। क्योंकि संजू सैमसन एक अच्छा ओपनिंग स्लॉट में अपना पांव जमा चुके थे, उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसकी जगह पे उनको लाना, तो वो उनको भी पॉइंट टू प्रूव है और पॉइंट टू प्रूव करना पड़ेगा उनको भी। ये इंडिया की बात हुई। उसके बाद टीम इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जो टेस्टिंग नहीं हुई हैं। वो है आपका मिडिल ऑर्डर कैसा खेलता है। तिलक वर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए। संजू सैमसन को आप ओपनर से नीचे लेकर के आए हो। लोअर डाउन द ऑर्डर मेरे को कोई किसी पे शक नहीं है। जो मिडिल ऑर्डर का फेज है ना, जैसे सूर्य कुमार यादव हुआ, इंजरी हुई थी, उनको सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद वो वापस आए, फॉर्म कैसा था, एनसीए में अपने वो एकेडमी में वो ट्रेनिंग करके आए हैं। तो वो सारी चीजें हैं, क्योंकि उनका बैटिंग जो यूएई के साथ मैच था वो पहले मैच में ही 6 लेकर के आ गए, लेकिन कितनी लंबी खेल सकते हैं, कितने दूर तक वो ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तिलक वर्मा का कैसा अप्रोच होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। 5वें नंबर पे अक्षर पटेल को भेजा जाता है, तो वो कैसा खेलेंगे, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं। आईपीएल में उस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं थी इन एंड आउट चल रहे थे वो भी, कि कहीं बॉलिंग कर रहे हैं, कभी बैटिंग कर रहे हैं, इस तरीके का था। लेकिन जो इंडिया की लास्ट की जो 3 बैटर है ना, नंबर 6, 7 और 8, जिसमें आपके हार्दिक हो गए और शिवम दुबे हो गए, ये 2 बैट्समैन की मेरे ऊपर नजर होगी, क्योंकि मेरे को इनको पता है ये फिनिशिंग कर लेंगे, कहीं से भी कर लेंगे। तो शिवम दुबे, मुझे लगता है शिवम दुबे को यहां पे प्रमोट करना चाहिए और 5वें नंबर पे शिवम दुबे को भेजना चाहिए। 6वें पे आपको अक्षर पटेल हो, 7वें पर आपके पास हार्दिक पांड्या के लग्जरी हो। ये कॉम्बिनेशन जब चलेगा, और मतलब देखिए अब फिर ये होगा कि संजू सैमसन को फिर कहां खिलाएं। तो संजू सैमसन की जो जगह बन रही है ना, वो ये है कि उसको एज ए आप पिंच हिटर या फिर हिटिंग के तौर पे आप यूज करिए नंबर 6वें पे। मतलब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में संजू सैमसन हो, और उसको सिर्फ एक ही लाइसेंस हो कि आप जाओ और फोड़ दो। तो इंडिया की नजर से अगर बात करें तो इंडिया 190 का स्कोर यहां पे देखेगी कि मेरे को 190 करना ही करना है, तब वो जाकर के एक सेफ जोन पे आएगी अपने बैटिंग के मुताबिक। अगर पोटेंशियल के हिसाब से खेलते हैं तो 240 तक जाएंगे वो, लेकिन अगर बिलो पार खेलते तो इंडिया का बिलो पार 190 होता है। पाकिस्तान की नजर से अगर आप सोचेंगे कि इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल गई तो वो 160 होगा, और पाकिस्तान की नजर से अगर इंडिया अगर कोलैप्स होता है तो 120-130 होगी
तो ये पाकिस्तान टारगेट कर रहा होगा। पहले टारगेट होगा कि 120 130 पे रोके, दूसरा होगा कि 160 पे रोके। 160 के बाद पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो चेस कर पाएगी, दैट टू दिस बॉलिंग अटैक। उस पर भी मैं आ रहा हूं कि क्यों ऐसा लग रहा है। ओमान जैसी टीम के साथ पाकिस्तान स्ट्रगल कर रही है। ओमान जैसी टीम के साथ उनके बैटर जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनको वो डेप्थ नहीं है, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस खेलने का। ना सैम अयूब को है, ना ही आपके साहिबजादा फरहान को है, ना आपके हसन नवाज को है, ना आपके मोहम्मद हारिस को है। उसके बाद और कौन आता है? फहीम अशरफ उतना नहीं खेले हैं इंडिया के साथ, उसको भी एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ा बहुत ले कर करके जो उसको है वो है आपका फकर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है, ये दो दो बैट्समैन है। और सलमान अली आगा साथ मेरे ख्याल से 2 बार खेल चुका है, एक एशिया कप में खेला है और एक वर्ल्ड कप में खेला है टीम इंडिया के साथ। तो यहां पर पाकिस्तान में भी वो चीजें होंगी यार कि उनको भी डर का माहौल होगा और उनको भी होगा कि इस प्रेशर से कैसा निकला जाए, किसको अटैक करें। सबसे बड़ा सवाल होगा किसको अटैक करें। बुमराह उसको अटैक करते हैं, या फिर आप तीनों जो स्पिनर हैं हमारे पास उसको आप अटैक करते हैं। चौथा स्पिनर हमारे पास अभिषेक शर्मा के तौर पे रेडी होगा, पांचवा हमारे पास तिलक वर्मा के तौर पे रेडी होगा। छठवां सातवां ऑप्शन पे अगर आप जाते हो तो हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है। ये 3 आपके पास पेसर के अटैक है और 5 आपके पास स्पिनर के अटैक है। 8 बॉलर्स हैं आपके पास, 8 बैट्समैन है आपके पास, जो बैटिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं से भी खत्म कर सकते हैं। इंडिया की जो अप्रोच होगी, मतलब मिनिमम 190 तो हमको बनाना ही बनाना है और मैक्सिमम 240 250 तक हमको जाना है। और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आप लेके चले जाओ, 190 मिनिमम इंडिया यहां पर टारगेट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो चेजिंग की जो औकात है ना वो है 150 160 की, उससे ऊपर की औकात नहीं है। और इंडिया चाहेगी कि हम जितनी लग्जरी हो सके, जितना रन स्कोर कर सके। और यहां पर अगर ड्यू आती है तो इंडिया को 20-30 रन एक्स्ट्रा और बनाने होंगे। तो 190 प्लस 30 अगर आप एक्स्ट्रा जोड़ लो तो 220 होता है। बट इंडिया अगर अपने फॉर्म में पोटेंशियल में खेल गई तो ये 240 250 तक जाएंगे और ये सिखाएंगे पाकिस्तान को कि T20 क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अभी तक आप जो बोलते आ रहे हो कि लास्ट 3 मंथ से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बी ग्रेड टीम के साथ खेले हो, आप छोटी टीमों के साथ खेले हो, वो फैक्टर नहीं अब आएगा। यहां पर दूसरा चीज चलती है यहां पर किस तरीके से आप प्रेशर में हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने जो एक होता है ना प्लेयर जो अपने कूल और कामनेस माइंड के साथ खेलता है, तो वो अच्छा पोटेंशियल, अच्छा अपना अपना पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है। लेकिन यहां पे आपके पास इतना स्ट्रेस होगा, इतना फैक्टर होगा। पाकिस्तान तो सबसे पहले तो उसको ये डर होगा कि हम इंडिया से अगर हार गए तो हमारी कितनी किरकिरी होगी, क्योंकि जो हम बताते आ रहे हैं, जो चूरन हम बांटते आ रहे हैं लास्ट अपने ऑडियंस को, अपने जनता को, कि हम 3 महीने से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, वो साफ पता चल जाएगा कि लास्ट 3 महीने से आप क्या कर रहे हो। शुभमन गिल अंडरडॉग है। शुभमन गिल मुझे लगता है यहां पर हाईएस्ट रन स्कोरर होगा और शुभमन गिल का यहां पर काम और संजू सैमसन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 2 प्लेयर हैं जो इनिंग को होल्ड कर सकते हैं और इनिंग को चला सकते हैं। बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ दिखेंगे, चाहे वो तिलक हो, चाहे सूर्या हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे आपका अक्षर हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो। ये 6 बैट्समैन हिटिंग जोन में जाएंगे जिनका टारगेट होगा कि 240 250 तक कैसे पहुंचना है। 2 प्लेयर ऐसे होंगे, संजू सैमसन और आपके शुभमन गिल, जिनका ये अप्रोच होगा स्टार्टिंग में कि हमको इनिंग को होल्ड करना है, मारने के लिए वो लोग हैं, उनको मारने दो। बट शुभमन गिल के पाले में अगर उसके तरफ बॉल गिरती है, उसका हिटिंग जोन में बॉल गिरती है, तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो भी 200 200 250 के स्ट्राइक रेट पे खेलने का पूरा पोटेंशियल रखता है, पूरा मादा रखता है और वो दिखा भी देगा। पाकिस्तान की तरफ से जो अच्छी चीजें आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि क्यों आप विनिंग कॉम्बिनेशन को क्यों चेंज करना चाह रहे हो। आप जब विनिंग कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है उसको लेकिन जो उनके कमेंटेटर्स हैं, जो उनके मीडिया एक्सपर्ट, सो कॉल्ड मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हरीश राव को लेकर, हरीश राव को लेकर। अरे क्यों लेकर के आओ हरीश राव को? आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा अगर आप हरीश राव को लाते हो। हरीश राव किसकी जगह पे लेकर आओ? सुफियान मुकीम की जगह पे लेकर के आओगे तो आपका स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर होता है। अगर आप फहीम अशरफ की जगह पे लेकर आते हो तो आपका जो 8 नंबर का जो बैटिंग डेप्थ है वो आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 8 बैट्समैन का आप लग्जरी लेके खेलो तभी तो आप टॉप ऑर्डर पे आप हिट करोगे। सैम अयूब के बारे में बात करता हूं। सैम अयूब पोटेंशियल बहुत है बट वो दिख नहीं रहा है उस तरीके से। मुझे लगता है सैम अयूब को
यहाँ पर जो पिचेस है ना, वो फास्ट पिचेस सूट करती है। वो हर पिच पे उस तरीके से इनिंग नहीं खेल सकता जिस तरीके से जो काबिलियत यहाँ पर इंडियन टीम के पास है। वो फास्ट हो या स्पिनिंग ट्रैक हो या फ्लैट हो, वो कहीं पे भी उसी अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। आपने ये देखा होगा, आप साउथ अफ्रीका जब टीम इंडिया गई थी, वहां पे पेसी एंड बाउंसी था, वहां पे भी उसी अप्रोच से खेली। इंडिया में जब श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट में मैचेस थे, वहां पे भी वो इसी अप्रोच के साथ खेली। तो ये चीजें दर्शाती है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको पिच से नहीं फर्क पड़ता है। जो पिच का जो ये किचकिच हो है ना, वो इंडियन टीम ने बहुत पहले धो दिया। आप हमें फर्स्ट बैटिंग कराओ या हमें फर्स्ट बॉलिंग। इंडिया के लिए सबसे बड़ा एसेट होगा कि इंडिया अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कितना टोटल देना है। वहां पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उस कंफ्यूजन में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो उनका जो 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 दिमाग में लेकर के स्कोर चल रहे हैं वो और 20-30 रन कम हो जाएगा। तो ये इसी प्रेशर में ये डूब जाएंगे। और अगर वो खुदा ना खास्ता 150-160 रन पे जाते हैं तो बॉलर्स तो ऐसे ही उनके हथियार डाल देंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो 5-6 ओवर है ना, वहां पर अगर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल और सूर्या यहाँ वहां पर अटैक करके खेलना चालू कर दिए तो 6 ओवर में 70-80 रन आराम से वो ठोक के जाएंगे। और लास्ट के 14 ओवर में फिर 70 रन चाहिए होंगे या 80 रन चाहिए होंगे, जो कि 5-5.5 के आसपास नेट रन रेट आएगा। तो उसमें आपका कोई भी स्पिनर हो, कोई भी बॉलर हो, नहीं चलने वाला। आप अगर हारिस राउफ को लेकर के आते हो तो वो और पिटेगा, क्योंकि पेसर को हिट लगाना ज्यादा आसान है अभिषेक शर्मा के लिए। आपने मार्क वुड का देखा होगा, आपने जोफ्रा आर्चर वाला मैच भी देखा होगा जिसमें अभिषेक शर्मा सेंचुरी बनाया था। दोनों की किस तरीके से उसने पिटाई की थी स्टार्टिंग के 6 ओवर में। स्पिनर को आप जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी के साथ आप जाओ, उसी के साथ आप पकड़ने की कोशिश करो। पकड़ते हो, आपकी टीम के लिए वेल एंड गुड है। नहीं पकड़ पाते हो तो आप अच्छे से सीख लेकर के जाओगे। क्राउड का यहाँ पर बॉयकॉट का चल रहा है, ये मसले मिसाइल चल रहे हैं। भाई मैं कल भी बता करके गया हूं और आज फिर बता देता हूं, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान मैच। एक स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी होती है। देखो टीम इंडिया, मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूं। कल की डेट में इंडियन टीम अगर ओलंपिक्स होस्ट करना चाहे या कोई बड़ी इवेंट होस्ट करना चाहे, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यार आप तो पाकिस्तान को अलाउ नहीं करोगे, पाकिस्तान को वीजा नहीं दोगे, पाकिस्तान के साथ आप मैच नहीं खेलते हो, बॉयकॉट करते हो बाहर कंट्री में भी, यहां पर आप करना चाह रहे हो बिकॉज आप ग्रैब करना चाह रहे हो। तो ये परसेप्शन जो लोगों का है ना, देखो रिजेक्ट करने का बहुत सारा रीजन होता है। रिजेक्ट करने का बहुत सारे रीजन होता है, कोई भी चीज से रिजेक्ट कर सकता है। तो वो इंडियन टीम नहीं चाहती है कि हमारी वजह से किसी भी और स्पोर्ट्स को वो फर्क पड़े या उसको लॉस हो, क्योंकि हम क्रिकेट में आगे हैं, बाकी इवेंट में हम आगे नहीं हैं। हमें आगे आना है, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे आपका जैवलिन थ्रो हो, चाहे आपका रनिंग डैश हो, या आपका अदर ओलंपिक इवेंट्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, रेसलिंग हो, बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो उसमें वो नहीं चाहते हैं कि वो ये मैसेज जाए लोगों को कि इंडियन टीम ने ये डिस्क्रिमिनेशन किया है। मजबूरी होता है खेलना, हर चीज पैसे से नहीं तोले जाते, हमको फ्यूचर भी देखना होता है। क्यों हम उस स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को लॉस करवाएं? एक मैच है, 2 मैच है, अपना खेले और अपना आगे बढ़ें। जीवन में आगे बढ़ना सीखो। उसी चीज की तुंतुरी बजाते रहोगे ना, तो एक दिन उसी तुंतुरी की आवाज से बहरे हो जाओगे। इतना चीज दिमाग में नहीं लेके चलना चाहिए। जीवन का मतलब होता है, उद्देश्य होता है आगे बढ़ना। सो कॉल्ड ये जो जर्नलिस्ट आकर के और ये कुछ लोग आकर के बॉयकॉट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान का न्यूज आप डेली चलाते हो फिर? बहरहाल उस पे नहीं जाएंगे, मैच है, मैच पे जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास एक सरप्राइज वेपन है, वो है साहिबजादा फरहान। मुझे ये लड़का टैलेंटेड नजर आ रहा था, चल गया तो इसकी किस्मत है, नहीं चला तो लोग फिर यही बोलेंगे कि यार इससे अच्छा तो बाबर और रिजवान थे। उनका एवरेज अच्छा था, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, 130 के प्लस स्ट्राइक रेट से खेलते थे, 40-45 की उनकी एवरेज है। ये सब बातें शुरू हो जाएंगी और वो फिर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर साहिबजादा फरहान को देखो, हर टीम का ना जो बड़ा बनता है या जो प्लेयर बड़ा बनता है ना, वो इन्हीं अपोनेंट के खिलाफ कुछ ऐसा करके जाता है जो मेमोरी बन जाए, जो यादगार बन जाए। जैसे आप अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अगर कुछ अच्छा कर दो, देन अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ अच्छा कर दो,
अभी नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों मौका मिल रहा है? क्योंकि वो वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाया हो, इसलिए उसको छोड़ेगी नहीं बीसीसीआई। पोटेंशियल है। वीएस लक्ष्मण भी 99 में जाकर के सेंचुरी मार रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, 169 के आसपास का जो इनिंग खेला था उन्होंने सिडनी में थर्ड टेस्ट मैच में। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वो उतनी धमाकेदार इनिंग खेल, लेकिन 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया वापस आई, वो जो इनिंग खेल गया वो 281 वाला, उसके बदौलत वो अगले 10 साल क्रिकेट खेला और परफॉर्मेंस भी आई उसकी। ट्रस्ट फैक्टर था, एक स्लिप में अच्छा कैचर था वो, तो उसने अपने आप को इवॉल्व करना चालू कर दिया। अब अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज में हो जाता है ना, तो फिर आप उसको लाइटली नहीं लेते, फिर उस पर आप और मेहनत करते हो। जो मेहनत कर गया वो आगे और चलता है, नहीं तो फिर फ्लूक ही होता है। एक अजय रात्रा करके हमारा विकेट कीपर होता था, 2001 या 2 की बात बता रहा हूं मैं आपको। वेस्ट इंडीज में हम लोग गए हुए थे, वहां पे वो सेंचुरी लगाया था वेस्ट इंडीज में। उस समय वेस्ट इंडीज की टीम बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। कार्ल हूपर, ब्रायन लारा, रामनरेश सरवन, चंद्रपाल, ये सारे प्लेयर्स खेलते थे। ऊपर टॉप ऑर्डर में आपके स्टुअर्ट विलियम्स करता था और शायद क्रिस गेल हुआ करता था, वॉवेल हाइंस हुआ करता था। तो ये सारे प्लेयर्स हुआ करते थे उस समय पे। अजय रात्रा वहां पे सेंचुरी करता है, उसके बाद उसको इंजरी होती है या फॉर्म डिप होता है, मेरे ख्याल से इंजरी का कंसर्न था इसलिए वो बाहर गया। उसके बाद फिर टीम इंडिया 1-2 साल विकेट कीपर की तलाश करती है और उनको 17 साल का मिलता है पार्थिव पटेल। वो इंग्लैंड में जाकर के एक टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाता है, खड़े रहता है, विकेट कीपिंग सुपर करता है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाता है 2003 में, वहां भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन टीम इंडिया को चाहिए था कि हमको एक एज अ बैट्समैन अच्छा मिले, तो हम लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी को लाया, टेस्ट में नहीं, वनडेज में। वनडेज में उसको मौका मिला, वहां से वो इंप्रूव करता गया, स्कोर करता गया। उसके बाद उसको टेस्ट में डाला गया। जब टेस्ट में डाला गया, उसके 1-2 साल को उसको कैप्टन बना दिया गया टेस्ट मैचेस में। तो इस तरीके से इवेल्युएशन होती है। आप कोई भी आया उसको पहले ही बॉल पे आप दे देते हो कि भैया तुम टेस्ट भी खेलोगे, वनडे भी खेलोगे, T20 भी। ये नहीं करना है। प्लेयर्स को मतलब उसको दिखाने तो दो यार कि मेरे अंदर भी भूख है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। महेंद्र सिंह धोनी जब टेस्ट में आया था तो उस पर बहुत सारे सवाल थे कि कैसा करेगा, इसका टेम्परामेंट क्या है, इसका अप्रोच क्या है। उसने पूरा चीज ही चेंज करके रख दिया। कोई जरूरत नहीं होता टेम्परामेंट का, मैं एज ए विकेट कीपर हूं और एज ए कैप्टन हूं, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। बैटिंग ठीक है, जैसा भी चल रहा है वैसा चलाऊंगा मैं, आई विल मैनेज। तो जो आपका प्राइमरी जॉब है ना, वो आपको करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सैम अयूब के साथ भी मैं यही मैं इतनी सारी जो स्टोरीज अभी बताया, वो इसी चीज पे लाने के लिए बताया कि जो आपका प्राइमरी जॉब है बैटिंग, वो आपको पहले करना है। बॉलिंग तो आप कुछ भी करते रहिए यार, ऐसे ऐसे बॉलर्स बहुत आए हैं। मेन आपका काम है बैटिंग करना। बैटिंग से रन नहीं हो रहे हैं तो आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा 1 सीरीज 2 सीरीज के बाद। तो अभी भी टाइम है, अच्छा करो, अच्छा खेलो। इंडियन टीम के साथ हम लोग ये क्यों नहीं सवाल उठाते कि ये अच्छा खेलोगे, अच्छा करोगे, क्योंकि वो उस तरीके से वो अप्रोच करते हैं और उस तरीके से वो प्लेयर्स लेकर के आए हैं। आपके पास न चाहते हुए भी आपको तीसरे नंबर पे आप हारिस को खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि आप हारिस को नीचे ही यूज कर रहे थे, वो नहीं चल पाया, सक्सेस नहीं हो पाया वो। तो इससे क्या हुआ, फकर जमान और चौथे नंबर पे, कल फकर जमान फेल होना चालू हो जाएगा अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर, क्योंकि वहां पे जब चौथे नंबर पे बैटिंग करने आओगे तो उस समय स्पिनर लगे हुए होंगे और स्पिनर को आप मार नहीं सकते उस लेवल पे, दुबई जैसी पिचेस पे। सबको तेज चाहिए। हारिस उस दिन सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि स्पिनर भी थे और पेसर भी थे। पेसर को उसने 2-3 लेग में छक्के मारे हैं। हाँ, वही चीज फकर जमान को चाहिए, पेस चाहिए, बैट पे बॉल आए। सैम अयूब को भी वही चीज चाहिए। इंडियन टीम के साथ ये नहीं है, वो अपने स्किल से सिक्सेस मारते हैं। उनको पेस हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे आपका कोई भी अटैक आए, उसको पता है कि मेरे को किस तरीके से रेंज ऑफ शॉट्स क्या है और किस तरीके से टाइमिंग करना है। मेरे को स्पिनर है तो मेरे को किस डायरेक्शन में खेलना है। आप हमेशा देखना, जो भी इंडियन बैट्समैन हो, चाहे अभिषेक हो, शुभमन गिल हो, वो हमेशा गैप्स में इन द एयर खेलेंगे। जहां पे फील्डर है वहां पे वो इन द एयर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है मिस टाइम हुआ तो कैच हो सकता है, लेकिन अगर हम गैप में अगर मिस टाइम भी करेंगे तो भी वो बाउंड्री मिलेगा। ये सोच का फर्क है, ये खेलने का तरीका है जो विराट कोहली ने अडॉप्ट किया था एबी डिविलियर्स से। एबी डिविलियर्स ये काम किया करता था। मैं देखता था यार, जब भी ये इन द एयर खेल रहा है, हवा में जा रही है और
ग्राउंड से पहले बॉल गिर रहा है लेकिन वहां पे कोई फील्डर ही नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये ट्रेनिंग किया जाता है, ये प्रोग्राम्ड होता है आपके दिमाग में कि मेरे को इस डायरेक्शन में बॉल आया तो मैं इन द एयर खेल सकता हूं। कनेक्ट हुआ तो 6 है, नहीं हुआ तो भी 4 है, या 2 रन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, गैप में जाएंगे तो। इस तरीके से अपने क्रिकेट को बुनाया जाता है। रेंज में है तो पहला बॉल भी होगा तो मैं 6 मारूंगा, नहीं है तो मैं उसको 7 बॉल भी आएंगे तो 7 बॉल में उसको ड्रॉप करूंगा या प्ले करूंगा प्ले करूंगा, वेट करूंगा अपने 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 लेंथ में बॉल आने का, या फिर मैं रूम बनाऊंगा और उसको उसको कन्वर्ट करूंगा उन बॉलों को ताकि वो मेरे रेंज में आए। ये अप्रोच होता है, इसको बोलते हैं आपके रेंज ऑफ शॉट्स की मैं वेट कर रहा हूं मेरे मेरे एरिया में, लेकिन बैट्स बॉलर भी चलाक है, वो उसी एरिया में बॉल डाल रहा है जिस एरिया में मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे स्टेप इन करूंगा या मैं थोड़ा सा रूम बनाऊंगा कट करने के लिए या फिर पुल करने के लिए। तो ये सारे बैट्समैन को कामें करने होते हैं। पैर पे बॉल आ रही है, फील्डर आपका अगर फाइन लेग लगा रखा है, शॉर्ट फाइन लेग लगा रखा है, आपका थर्ड मैन पे लगा रखा है, तो मैं क्या करूंगा फिर? तो मेरे को वहां पे डेवलप करना पड़ेगा स्किल कि मैं इसको इस शॉट को कैसे अपने रेंज के हिसाब से खेल सकूं। टफ मैच है। जो टीम अच्छी फील्डिंग करेगी, फील्डिंग भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन टीम को भी हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशल फील्डिंग ड्रिल्स किए जा रहे हैं। क्योंकि एक चीज है जो आप कभी भी खराब नहीं करना चाहोगे, या बॉलिंग बैटिंग तो अलग चीज है लेकिन फील्डिंग हमेशा आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए। फील्डिंग आपका आधा काम कर देती है। जो कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर्स को, बॉलर्स को अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने में, वो है फील्डिंग। तो जो टीम यहां पे अच्छी फील्डिंग करेगी वो टीम यहां पर एज लेगी और वो टीम आगे बढ़ेगी। हमने देखा पाकिस्तान किस तरीके से कैचेस ड्रॉप किया है ट्रायंगुलर में, सीरीज में और फिर अपने लीग मैचेस में भी। इंडियन टीम के बटर हैंड्स नहीं होने चाहिए, फील्डिंग आप अच्छे से करो, इस मैच में जी जान लगा दो। और अगर इस मैच में आप 250 पौने 300 रन पे चले गए तो आपको पता नहीं है फिर आप कितने बड़े सुपरस्टार या फिर आप मेगा स्टार बन सकते हो। ये यहां से शुरुआत है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द बॉयज, स्पेशली टीम इंडिया। दिल वहीं से है, दिमाग भी वहीं से है और मैच भी हम वहीं से जीतेंगे। आज हम सिखाना है पाकिस्तान को कि किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है T20 आईज में और किस तरीके से आपको टीम बनाना होता है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के बाद, मैच खत्म होने के बाद हम फिर आएंगे और आपसे बात करेंगे रात को। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।